तो CA में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जो चल रहा हमारा 30 डेज चैलेंज आज है उसका डे नंबर 2। आज हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज केस। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर करवाया था। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। जिन बच्चों को नहीं पता कि ये फाइल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाओ, नीचे ऐप का नाम भी आ रहा है आयुषी वर्चुअल क्लासेस, इंस्टॉल कर दो। फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में यू विल गेट इट। ठीक है, चलो कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक है मिस्टर दत्ता, जिसको रिसीव हुई है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन 7 लाख रुपए की आफ्टर उसने कितने साल काम किया, 30 ईयर्स 4 मंथ ऑफ सर्विस। अभी में उसके 6 साल जो है वो लेफ्ट थे, लेकिन उसने वॉलंटरी खुद से रिटायरमेंट ली है, उसको कंपनसेशन कर दिया इसलिए। At the time of voluntary retirement, he was drawing basic salary 20,000 per month. उसको DA मिल रहा था, which forms part of pay, basically it's DP, BNS पे वाला 5,000 रुपये पर मंथ। आपको बतानी है टैक्सेबल वॉलंटरी रिटायरमेंट, अज्यूमिंग उसने कोई रिलीफ क्लेम नहीं करा है अंडर सेक्शन 89। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के केस में जो एग्जाम्पशन होती है वो कितनी मिलती है, पहले तो ये याद कर लो। एग्जाम्पशन मिलती है इसमें कितनी, जल्दी से बताओ। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 10C में क्या था, फर्स्ट उसने कहा कि भाई देखो, अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का केस है तो सबसे पहले तो ले लो एक्चुअल अमाउंट रिसीव। वो क्या, कोई भी अलाउंस है तो ले लो एक्चुअल अमाउंट रिसीव। एक तो हम लेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव। ठीक है, अब कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रहा है देखते हैं, एक बार उनके पॉइंट्स को लिख लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा फटाफट हो। फिर एक स्टैट्यूटरी लिमिट देती है 3 लाख रुपए की, ये था कराया मैंने आप सबको ये। स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख थी या 5 लाख थी, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 5 लाख रुपए, वेरी गुड वेरी गुड, 5 लाख रुपए, ध्यान रखना 5 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात आई थी, हमने बात करी थी स्टूडेंट, सैलरी लेंगे पर मंथ इंटू 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यानी 1 महीने की सैलरी लेके उसको 3 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे और उन 3 महीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने साल उसने टोटल काम करा। अब बात है ना 30 years and some months of service, नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यानी पूरा देखने हो तो 30 साल। ठीक है, प्राउड ऑफ नहीं करना। तो नेक्स्ट हम यहाँ लेंगे सैलरी पर मंथ इंटू 3 months इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, पूरा आप लिख लेना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। उसके बाद और क्या लेना था हमने, अच्छा अब इसमें जितना कंप्लीट कर लिया वो तो कर लिया, अब हमें देखना है कि उसका कितना टाइम पीरियड जो है वो रिमेनिंग था, यानी कितना काम अभी वो और कर सकता था। तो सैलरी पर मंथ इंटू, जल्दी से बताओ क्या था, नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। अब लिखो यहाँ पर नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो ये कि मैम इसको ईयर्स में नहीं लिख सकते। नहीं स्टूडेंट्स, ऊपर देखो थर्ड पॉइंट पे, सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 3 months, नंबर ऑफ ईयर के 3 महीने करके उन्होंने उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। भाई हम हर साल का एक तरीके से 3 महीने मान के चलते। ठीक है, तो उन्होंने उसको भी मंथ में कन्वर्ट कर दिया, तो गलती यहाँ पर मत कर। अब एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, उसको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है यहाँ पर 7 लाख रुपए। ये 7 लाख रुपए लिख लें। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 7 लाख रुपीज। सेकेंड, 5 लाख की स्टैट्यूटरी लिमिट गिवन है। फिर थर्ड पॉइंट है सैलरी पर मंथ। अब बात आती है सैलरी पर मंथ के लिए, सैलरी यहाँ पर क्या लेते थे, HRE वाली सैलरी मैंने आपको बताई थी, यानी बेसिक प्लस डे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कमीशन। अब क्या क्या गिवन है, एक तो उसका गिवन है बेसिक सैलरी कितनी, 20,000 पर मंथ। DNS अलाउंस गिवन है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, यानी हाँ ये भी कंसिडर करेंगे 25,000 रुपये। कमीशन नहीं दी मैंने, होती तो देख ली थी कि अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होती तो काउंट करती, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो सैलरी क्या है यहाँ पर 20,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, 20,000 रुपये और 5,000 रुपये, अगर क्योंकि वो फॉर्म पार्ट ऑफ पे और रिटायरमेंट पार्ट तब है। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 25,000 रुपीज पर मंथ इंटू 3 months इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 30। इसको निकालो फटाफट, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30, इट कम्स टू 22,50,000। 22,50,000। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट बात आती है सैलरी पर मंथ। पर मंथ सैलरी कितनी है,
मैम पर मंथ की सैलरी है 25,000 रुपये इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। अब उसका कितना टाइम दे रहा था, 6 साल रहे थे। 6 साल रहने का मतलब हुआ स्टूडेंट, अगर 6 साल है, 1 साल में 12 महीने, तो 6 साल को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो सैलरी पर मंथ इंटू 6 × 12 निकालो इसको निकालें। कैरी डेट अपने पास ही अच्छा देखो, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 18 लाख रुपीज। अभी तक भी जिस भी बच्चे ने चाहे सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से कर लो, क्योंकि हम इस 30 डेज चैलेंज में मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो तो आप लाइक कर ही दोगे ना, यस। चलो, अब विच एवर इज लोअर, सबसे कम क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 5 लाख रुपए, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव 7 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो गया, इसमें से 5 लाख रुपए, तो टैक्सेबल पार्ट आ गया 2 लाख रुपए का। कवर हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे। चलो गई, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, मेडिकल बेनिफिट्स वाला पार्ट। आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द पर्क्यूलेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी रिसीव बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। मिस्टर जी को अपने एम्प्लॉयर से ही कुछ पर्टिकुलर जो है मेडिकल बेनिफिट्स मिले हैं, देखते हैं उसके लिए कितना टैक्सेबल होगा। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी 7,000 मेडिकल प्रीमियम पे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या पढ़ाया था क्लास में कि अगर कभी भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे होता है तो वो फुली एग्जाम्प्ट होता है, यानी उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने उसके लिए बेनिफिट नहीं आए, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर वो पे कर रहा है तो कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट है। देखो साफ सी बात है, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, वो उन सब बातों को एग्जाम्प्ट कर देती है जिसका साक्षात हमें दिखता है कि हाँ ये इसने खर्चा करा है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है, ठीक है, एग्जाम्प्ट। देन ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर। अब मुझे ये बताओ, अगर वो फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाता है तो एग्जाम्प्ट होता है या टैक्सेबल होता है? जल्दी बोलो स्टूडेंट, एग्जाम्प्ट होता है या टैक्सेबल होता है? मैम ये तो टैक्सेबल होता है। क्यों? अगर कोई भी पर्सन जो है वो ट्रीटमेंट करवा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल से, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से, सिर्फ इन 3 केसेस में एग्जैक्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। तो देखेंगे इतना अमाउंट टैक्सेबल 5,000। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो नोट्स वगैरह प्रॉपरली मेंशन करने हैं, मैंने इसमें दिए हुए PDF फाइल में। तो मैं अभी जो है फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्या आपको समझ आए। मिसेस जी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि मिस्टर जी का नहीं हुआ, मिसेस जी का हुआ है, यानी दिस इज अ केस ऑफ कि रिलेटिव का हुआ है। रिलेटिव में कौन कौन इंक्लूड होता है? खुद तो है नहीं ना वो, तो रिलेटिव में इंक्लूड होता है स्पाउस, चिल्ड्रन, और ये तो चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, ये इंक्लूड होंगे। डिपेंडेंट के केस में वो इम्प्लॉय पे ही डिपेंडेंट है, अभी उनका कोई इनकम सोर्स वगैरह नहीं है, और तो फादर मदर ब्रदर सिस्टर। तो स्पाउस यानी मिसेस जी, तो यस उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो तो इसमें अलाउड होता है, लेकिन हम बात है हुआ कहाँ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुआ तो एग्जाम्प्ट, 25,000 पे एग्जाम्प्ट। लिंक हो गया भाई, ट्रीटमेंट हुआ है मिसेस जी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, दैट इज व्हाई इट इज एग्जाम। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी's ग्रैंडफादर इन प्राइवेट क्लिनिक। पहली बात है, ग्रैंडफादर यहाँ पर रिलेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है, तो टैक्सेबल, ठीक है। उनको रिश्तेदार नहीं माना इनकम टैक्स में, फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स, तो टैक्सेबल 25,000 रुपीज। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी's मदर 68 ईयर्स इंडिपेंडेंट है, चलो ठीक है, मतलब ये रिलेटिव तो है, लेकिन फैमिली डॉक्टर ने किया ट्रीटमेंट, तो अगेन इट इज टैक्सेबल। एग्जाम कब होता? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट होता, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से होता, या फिर एम्प्लॉयर के खुद। बिकॉज स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके, इसीलिए मैं स्पीड थोड़ी सी फास्ट रख रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर आ गया 8,000 रुपीज टैक्सेबल, समझ आया? आप ट्रीटमेंट करवाई मिस्टर जी की सिस्टर जो डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब रिलेटिव तो है, इन अ नर्सिंग होम, 3,000 रुपीज टैक्सेबल। एग्जाम टैक्सेबल अगेन, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने नर्सिंग होम से करवाई है। मैंने आपको बताया सिर्फ 3 कैटेगरीज में एग्जाम होगी। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी ब्रदर जो कि इंडिपेंडेंट है, तो भाई इसको रिलेटिव मानेंगे ही नहीं, और जितना उसके ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉयर ने खर्चा दिया है दैट विल बी टैक्सेबल। ये को 6,000 पे टैक्स देगा। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी's फादर 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट एब्रॉड में हुआ है, ठीक है। क्या होगा एब्रॉड वाले केसेस में? स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, एब्रॉड वाले केसेस में हमें ये देखना होता है कि पहली बात तो 3 तरीके के खर्चे होते हैं। एक तो स्टे कम,
एक जो है और जो खर्चा हो रहा है ट्रीटमेंट का, ठीक है, और साथ के साथ वहाँ की ट्रेवलिंग का। अब ये स्टे और ट्रीटमेंट के केस में जो हमारे गिवन क्वेश्चन में है उतना एग्जाम होता है जितना की लिमिट स्पेसिफाई करी होती है आरबीआई ने। और ट्रैवलिंग के केस में क्या बताया था मैंने, ट्रैवलिंग के केस में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि खर्चा फुली टैक्सेबल रहता है या फुली एग्जाम्प्ट रहता है। कब फुली एग्जाम्प्ट रहता है? अगर उस एम्प्लॉय की जो GTI है, ग्रॉस टोटल इनकम है, एक्सेप्ट दिस पॉइंट, वो कितनी है, अप टू 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग का केस तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो मैंने आपको जस्ट इसलिए बता दिया, आगे कोई क्वेश्चन में आए तो हम डाउट में ना हो। अब हम देखते हैं केस हमारा दिस वन, दैट इज स्टे और उसका जो खर्चा हुआ है वहाँ पे, मतलब जो उसने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया है, स्टेइंग अब्रॉड। अब देखो उसका ट्रीटमेंट में लगे 50,000, एक्सपेंस आया 30,000 का, स्टे कर रहा है वो क्लियर, तो ये आ गया 80,000 रुपीज। लिमिट स्पेसिफाई कितनी करी है आरबीआई ने, कम 75,000। अब लिमिट स्पेसिफाई करी थी आरबीआई ने 75,000, 80,000 का खर्चा हुआ तो 75,000 तक एग्जाम रहेगा, बाकी का बैलेंस 5,000 रुपये विल बी टैक्स। समझ आ गई, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए करके में दिखा दिया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अगर रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है तो क्या होगा। ठीक है, एक तो स्टूडेंट जो सबसे पहले ध्यान रखोगे, देखो 2 टाइप के केसेस होते हैं, एक होता है हाउस रेंट अलाउंस, एक होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत हुआ दो, HRA वे एम्प्लॉयर पैसा दे देता है कि ये लो वही अलाउंस और तुम अपने घर का रेंट पे कर दो, दिस इज एन अलाउंस, जहाँ पे वो उसको डायरेक्टली अमाउंट देगा। ठीक है, कहा था हमने हमारे प्रीवियस सेशन में इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसमें वो उसको घर प्रोवाइड करता है, इसलिए ये रहा घर जी तो इसमें रह लो जब तक तुम हमारे पास जॉब कर रहे हो, तो ये होता है पंक्चुएट। यार दोनों को प्लीज आपस में मिक्सअप मत क्या करो, आप लोग तो उतने स्मार्ट हो यार, ये करो गलती। चलो, मिस्टर सी एक फाइनेंस मैनेजर है ABC लिमिटेड में, कंपनी ने उसको एक रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया, यानी फर्नीचर नहीं है घर में, रेंट फ्री अकोमोडेशन में। उसने आपको कुछ अपने पर्टिकुलर्स बताए, बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस, your retirement benefits के लिए 30%, ठीक है, बोनस, that even though the company allotted the house to him on 1st April, उसने ऑक्यूपाई किया है 1 नवंबर से। ठीक है, कंपनी ने कर दिया था 1 अप्रैल को, उसमें रहने लगा 1 नवंबर से। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द पंक्चुएट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। इसके डिफरेंट केसेस में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले वो कह रहा है इतना निकाल लो, फर्स्ट पार्ट निकालते हैं कि बस इस केस के लिए और कुछ नहीं है, इस केस के लिए वो कह रहे हैं ये बता दीजिए कि उसका टैक्सेबल वैल्यू कितनी पड़ती है। ये इंडिपेंडेंट केसेस है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसने कुछ जगह का नाम दिया है क्या? उसने यस मुंबई। अच्छा, मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है भाई? हाँ, मुंबई की पॉपुलेशन तो 25 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख के क्या पता नहीं तो 25 करोड़ से भी ज़्यादा है ना। और हमने स्टूडेंट बात करी थी कि अगर पॉपुलेशन 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, सॉरी 25 लाख से ज़्यादा है, तो उसकी केस में सैलरी का कितना परसेंट जो होता है पर की वैल्यू मानी जाती है, केस ऑफ RS से 15%। ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको स्टूडेंट, अगर पॉपुलेशन अपनी 10 लाख है तो 7.5%, पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा बट अप टू 25 तो 10%, 25 से भी ज़्यादा तो 15%, तो यहाँ आ गया 15%। अब सैलरी का मतलब क्या होता है, दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब सैलरी में स्टूडेंट अगर आपको ध्यान मिला तो मैंने आपको बोला था भाई एक बात ध्यान रखना, तो पूरा सैलरी इसमें ही निकल जाएगा। क्या निमोनिक था कहीं बताए तो मुझे, ऐसा बैठ कर दो। अब निमोनिक बताया था आपने BDBACN, ठीक है, डी यानी DNS अलाउंस कितना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वाला, यही बोला था मैंने आपको। अच्छा, B मतलब बेसिक सैलरी, D मतलब DNS अलाउंस इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, अगेन B बोनस, A सभी टैक्सेबल अलाउंस जितना टैक्सेबल पार्ट है बस, और C मतलब कमीशन, हर तरीके की कमीशन, चाहे 6% ऑफ टर्नओवर हो चाहे फिक्स की हुई हो। उसके बाद आप ये DDBACM, M का मतलब होता है सारी मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडेड और परक्यूलेंट, पर कैलकुलेट करने और जितनी मॉनेटरी इनकम है ऐड करना। अब आ जाओ क्वेश्चन है, B यानी बेसिक सैलरी 6,000 रुपये पर मंथ, यस हम इसको कंप्यूट करेंगे।
DNS अराउंड 2,000 रुपये, लेकिन 30% इज फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कितना लोगे? सिर्फ 30% वाला पार्ट। क्यों भाई? दी जा रही वो बांध चुकी इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट या एम्प्लॉयमेंट। 2,000 का 30% दैट इज 600 रुपीज। बोनस लेंगे, आराम लेंगे, और कुछ कीमत नहीं, और कुछ नहीं अगर होता तो भी मैंने आपको बताया क्या क्या उसमें लेना है। अब बात आती है 6,000 प्लस 600 प्लस 1,500। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आगे देखते हैं कि मैम उसको कितने महीनों के लिए लेना है। स्टूडेंट जब से उसमें घर में नहीं गया है तब से लेना है, यानी नवंबर से काउंट करेंगे, अप्रैल से नहीं, ध्यान रखना इन बात को, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। तो 15% ऑफ का उसका टोटल सैलरी आ चुकी है फॉर दिस पर्पज। 6,000 रुपीज प्लस 600 रुपीज प्लस 1,500 इन 100, 8,100 एक महीने की, 5 महीने की, निकालो जल्दी से, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 15 बस्ट, ये हमारे पास आ गया 6075। दिस इज 6075 होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। उससे एक ही जैसे ईयर्स दिए थे तो मैंने 5 का वर्किंग दे दिया। अगर अलग अलग होता है कि बोनस कभी मिल रहा है या कुछ, तो मैं अलग अलग मंथ्स कम कंसिडर कर। चल नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परचेज। अगर मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ दिस अकोमोडेशन। बेनिफिट मिल रहा था 6,075 रुपये का, बट 1,000 रुपये महीना उसको देना है। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम इन दिस केस? 6,075 हमने निकाल लिया, माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज, क्योंकि इतना उसने पे कर दिया, तो बेनिफिट किसका? बैलेंस है क्या? 1075। डन। ओके नाइस। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परचेज। अगर एबीसी लिमिटेड है, अब एबीसी लिमिटेड ने जो उसको घर दिया है, वो घर स्टूडेंट उसने पहले खुद रीचा किया है, रेंट पर लिया है, लीज पर लिया। नाम कितना लिया? 1,200 रुपये महीने। जब एम्प्लॉयर खुद से घर को रेंट पर लेकर अपने एम्प्लॉय को देता है, तो उसकी केस में स्टूडेंट व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट हियर? कितना बोलते थे हम? 15% ऑफ सैलरी और द हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। क्लियर? अभी हमने 15% ऑफ सैलरी तो निकाल दी दिया क्वेश्चन में, ठीक है। दोबारा क्या निकाले? कितना आया था हमारे पास 15% सैलरी का? 6075, इतना ही आया था। अब देखते हैं उसने 1,200 रुपये महीने के हिसाब से अगर दिया होगा तो 6,000 रुपये, विच एवरेज लोअर 6,000। दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परचेज। इस पर उसने कहा कि एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर का 1,000 रुपये महीना दे भी रहा है, यानी 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स, 1,000 रुपीज इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज। क्लियर? आइए देख लेते हैं। सो हियर इट इज स्टूडेंट कि 1,000 रुपीज जो है उसकी वर्क की वैल्यू बन गई। ओके, ये मैंने सब लिख दिया है कि अगर उसमें लीज पर लिया है तो लीज रेंट जो एम्प्लॉयर ने पे करा है जिससे घर लिया, या फिर 15% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। नाउ बी पॉइंट पर आ जाओ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परचेज। अगर एबीसी लिमिटेड ने अवस्था, चलो वो इन चाहते होंगे आपको एक टीवी भी दे देते हैं, जो स्मार्ट टीवी है, तो आप उस पर आयुषी बचत क्लासेस भी देख लेना, ठीक। WDV 10,000 की, कॉस्ट है 25,000 की, तो AC भी दे दिए। अब जहाँ पर टीवी जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, तभी तो WDV और कॉस्ट ही है, बट AC जो है स्टूडेंट, उसके लिए एक AC के लिए एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया 400 रुपये महीना। टेलीविजन उसको 1 जनवरी को मिला। However, Mr. C is required to pay a rent of 1,000 per month, लेकिन Mr. C को 1,000 रुपये महीना जो है वो एम्प्लॉयर को पे करना है, जैसे वो पे करता आ रहा है। अब क्या करेंगे? आइए देखते हैं। फर्नीचर के केस में स्टूडेंट, अगर तो एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर होता है तो टैक्सेबल वैल्यू इज 10% ऑफ कॉस्ट। WDV नहीं देखी, 10% ऑफ कॉस्ट, ध्यान ये। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि अगर उसने हायर करा है, जैसे AC हायर करे है, तो हायर चार्जेस पेड। तो यानी टीवी के केस में इट इज 10% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 25,000 रुपये, तो 2,500। क्लियर? और हायर चार्जेस अभी इसको करते हैं आगे हम कैलकुलेट। एक मैंने बेसिक दे दिया, 400 रुपये महीना मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स? 5, मल्टीप्लाई बाय 2 AC, कितना आ गया स्टूडेंट? 400 इंटू 5 इंटू 2, 4,000 रुपीज। एक बार आ जाओ क्वेश्चन में, देखो सैलरी जो है स्टूडेंट, पहले बात आती है रेंट फ्री अकोमोडेशन। नाम वो तो मैं निकाली है 15% ऑफ सैलरी।
बात हमारा बेसिकली आती है कि उसने फर्नीचर के लिए कितना पे आउट करा है। फर्नीचर के लिए देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात आ गई कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% उसने पे करा है, दैट इज फॉर द कंप्लीट ईयर। 3 महीने के लिए कितना हो गया? 2500। अगर 12 के लिए है तो 3 के लिए कितना हो गया? निकालना 625। और हमने अभी निकाला था कि हायर चार्जेस जो एसी के लिए पे हुए हैं 4,000 रुपये, यानी 4625। हम हमारे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में निकालते आए हैं 15% ऑफ सैलरी के हिसाब से कि उसने जो अमाउंट पे आउट किया, मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क फॉर द रेंट फ्री अकोमोडेशन है, दैट इज 6075 प्लस 4625 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्नीचर। कंप्लीट आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 607 प्लस 4625 10,700 10,700 माइनस जो वो रेंट पे कर रहा है कंपनी को 5,000 रुपये का, तो टैक्सेबल वैल्यू 5,700 हुई। क्लियर है ये सबको? पक्का? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो उसके बाद आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन तक कोई भी और क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसमें सब पार्ट्स कवर। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द पर्क। अगर मिस्टर सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लाइसेंस फी डिटरमाइंड हुई है 700 रुपये महीना। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सिंपल सी बात होती है भाई, जो भी लाइसेंस फी डिटरमाइंड होती है दैट इज अ टैक्सेबल वैल्यू 700 रुपये फॉर 5 months 35 रुपये, दैट इज अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क। आई होप रेंट फ्री अकोमोडेशन का अब आपको कोई भी क्वेश्चन दर्द नहीं करेगा। पक्का? देख में चलो ठीक है। एक बात और, ये 4,000 में आ गया। उसकी बात आती है उसने और कुछ गिवन नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आगे आता है कि इसको फर्नीचर वगैरह भी गिवन है तो वो भी मैंने लिख दिया। फर्नीचर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी प्रीवियस क्वेश्चन में 4625, देन ये टोटल आ गया 8125, 5,000 वो पे कर रहा है तो 3,100। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि अगर क्वेश्चन फर्दर गिवन है तो। रेंट फ्री अकोमोडेशन का बस इतना ही आएगा आपके पास, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक सर्वेंट बेनिफिट। हाँ, ग्रॉस सैलरी क्वेश्चन करेंगे, हाँ जी डेफिनेटली करेंगे, बट एक बार पहले प्रोविजन की क्वेश्चन कर लो तो वो क्लियर हो, फिर ग्रॉस सैलरी पे जाते हैं। देखो स्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 12 अब हमारे पास पढ़ना है डोमेस्टिक सर्वेंट बेनिफिट का। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है वो काम कर रही है मिसेस गामा लिमिटेड के लिए। एज पर द सैलरी फिक्सेशन नॉर्म, जो कि आपस में बात हुई है, उनको कुछ पर्स दिए हैं। मिस्टर एक्स को who engaged a domestic servant for 500 per month, his employer reimbursed the entire salary paid to the domestic servant, that is 500 per। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है। ये जो मिस्टर एक्स है को एंगेज्ड, यानी इसने खुद से एक डोमेस्टिक सर्वेंट रखा है, ये मिस्टर एक्स है। एक्स को इसको 500 रुपये महीना देना होता है। ये उसकी और कंपनी के बीच में बात हो गई, ये नहीं कंपनी कि भाई हम तुम्हें 500 रुपये महीना दे देंगे, जो तुम अपने सर्वेंट को रुपए दे रहे हो उसको हम तुम्हें रीइंबर्स करेंगे, यानी हम तुम्हें पैसा वापस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स देखो ऐसे केसेस में बात क्या आ रही है, अगर वो यहाँ पर उसने क्या करना था, देखो यस कंपनी जो है ना स्टूडेंट, कंपनी ने उसको पैसा वापस कर दिया। कंपनी पैसा वापस ना भी करती तो मिस्टर एक्स ने खुद से जो है सर्वेंट को एम्प्लॉय किया, उसे रखा हुआ, उसको ये पे करना होता है, यानी उसकी ऑब्लिगेशन थी, ये उसकी खुद की ऑब्लिगेशन थी, जो बाद में जाके कंपनी रीइंबर्स कर रही है। ये है टैक्सेबल परक्यूसिट, ये उसके लिए कम्प्लीटली टैक्सेबल रहेगा, यानी 500 रुपये महीना टैक्सेबल होगा। क्लियर? अब कुछ नहीं दिया तो हम एंटायर ईयर के लिए देख लेंगे, दैट इज 6,000 केस। नेक्स्ट केस में मिस्टर वाई ही वॉज प्रोवाइडेड विद अ डोमेस्टिक सर्वेंट। ये केस ही पलट है, यहाँ पर है कि मिस्टर वाई को कंपनी ने खुद से डोमेस्टिक सर्वेंट दे दिया। देखो अब अगर कंपनी उसको जो है गामा लिमिटेड ना देती सर्वेंट तो मिस्टर वाई की मर्जी थी, जाता था वो ना भी रखता, तो जानिए कि मिस्टर वाई की कंपल्सरी ऑब्लिगेशन नहीं थी। इन दैट केस उसने जो कंपनी और सर्वेंट को 500 रुपये महीने का पैकेज दे रही है, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। लेकिन ध्यान ऐसे केसेस में अच्छा कंपनी जो है, देखो दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पर, एक ने तो कंपनी ने पैसा वापस करा एक्स, वो फुली टैक्सेबल रहेगा इन द केस ऑफ ऑल इट वन, आइदर दे आर स्पेसिफाइड और नॉट। बट इन द केस ऑफ मिस्टर वाई अगर उसको एक सर्वेंट प्रोवाइड किया गया है तो वो एग्जम्प्ट कब रहेगा और टैक्सेबल कब रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा अगर नॉट स्पेसिफाइड इन लाइक द मिस्टर वाई, और अगर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता, लाइक डायरेक्टर होता और वो सब मेन वाली कैटेगरीज होती,
तो ये टैक्सेबल रहता। ठीक है, डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना। चल, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ जीटीआई क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया कि अभी तक के जो मैंने आपको प्रोपोजल्स करवाए हैं वो अलग अलग इसमें आएंगे। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोजल्स करवा दिए, अब आप उनको यहाँ पर मिक्सअप करके इस क्वेश्चन को करके देखोगे। आज की क्लास के बाद नहीं समझ आएगा तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछने वाले हो कमेंट के थ्रू, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर पूछ सकते हो, आप पर पूछ सकते हो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस नाउ। चल लेट्स डू इट। अब यहाँ पर बात आती है मिस्टर एक्स जो कि रिटायर फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ मिसेस वाई लिमिटेड 31 जनवरी 2024 को वो रिटायर हो गया। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस ऑफ 30 years and 1 month, he had joined the company on 1st January 1994 को उसने ज्वाइन करी थी 30 years की एज पे, and received the following on his retirement. ग्रेचुटी मिली है। अब ग्रेचुटी में 3 केसेस कवर थे, या तो वो एट द टाइम सर्विस ले रहा है, फिर मैंने बताया था रिटायरमेंट है तो भाई वो पेमेंट ऑन ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या फिर नहीं है। सब पॉइंट्स हम कर चुके हैं, तो ये आप करके देखोगी। क्लियर? लीव एंड कैशमेंट में मैंने आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया था कि किस तरीके से करते हैं, उसकी कितनी लीव दी हुई है, कितनी उसने अपील करी है, वो सब पॉइंट दैट। फिर हमने ये भी किया, हमने एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी उसको एक गाड़ी ऑफर हुई है जो उसने 30 जनवरी 2021 को परचेज करी थी। एक गाड़ी में स्टूडेंट उसने क्या करा, ही वाज ऑफर्ड अ कार व्हिच वाज परचेज। कंपनी ने गाड़ी 30 जनवरी 2021 को परचेज करी और उसको दे दी 5 लाख रुपए की है। कंपनी ने उससे 2 लाख रुपए रिकवर करी है। कंपनी डेप्रिशिएट करती है अपने व्हीकल्स को 15% ऐसे है। आपने कार वाला पॉइंट अभी तक नहीं करा तो आइए इसको देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, कार वाले पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी कंपनी को एक्चुअल कॉस्ट पड़ी होगी गाड़ी की, 5 लाख रुपए की उन्होंने खरीदी थी 30 जनवरी 2021 को, माइनस हम उसमें से कर देंगे 20% का डेप्रिसिएशन टिल द डेट जो कंपनी ने गाड़ी जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर। आइए देखते हैं तो क्या हुआ। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पर कंपनी ने गाड़ी परचेज करी थी 30 जनवरी 2021 को 5 लाख की, उस टाइम पर डेप्रिसिएशन लगा दो। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है मैम कंपनी जो डेप्रिसिएशन 15% लगाती है, लगा दे दो। इनकम टैक्स में क्लियरली बोला बारे कि डेप्रिसिएशन जो लगेगा स्टूडेंट्स वो लगेगा 20% WTV के हिसाब से इन द केसेस ऑफ कार। पता था 5 लाख रुपए के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख। अगले साल आ गया 29 जनवरी 2022, एक साल हो गया ना, 30 जनवरी से लेकर पूरा साल हो गया तो 29 जनवरी। WTV आ गई 4 लाख रुपए, इस पे 20% का डेप्रिसिएशन लगा 80,000, तो 29 जनवरी 2023 वैल्यू रहेगी 3,20,000, इस पे 20% 64,000। देन WTV आई 29 जनवरी 2024 को 2,56,000। ठीक है, अब बात आई उससे कितना अमाउंट रिकवर कर लिया। पहले तो देखो उसको गाड़ी प्रोवाइड किस दिन हुई थी। देखो उन्होंने कहा स्टूडेंट कि उन्होंने इसको गाड़ी जो है वो सब प्रोवाइड कर दी है, और दे आर से कि भाई देखो गाड़ी 5 लाख रुपए की कंपनी ने खरीदी थी, ये रात। ठीक है, चल अब हमने ये देखना है कि इस टाइम पर 1 मिनट रखो, उसके टैक्स में गाड़ी कितना आ गया पक्का। अब WTV आ गई 29 जनवरी 2024 को 2,56,000 रिकवर कर लिया 2 लाख का अमाउंट, तो कितना टैक्सेबल परक्यूजिट आएगा 56,000। यू हैव टू राइट इट इज द रूल्स कि भाई चाहे वो 15% SLM से लगा रहे हो, बट इट इज नॉट इरेलेवेंट, हम लेंगे 20% WTV। क्लियर? एज ए रिक्वेस्ट। अब स्टूडेंट्स एन अमाउंट ऑफ 3 लाख एज कन्वर्जेशन ऑफ पेंशन, ये भी हम कर चुके हैं, तो करके देखा पेंशन कम्प्यूट कर लिया उसने। कंपनी ने उसको एक गिफ्ट वाउचर दिया 6,000 रुपये का उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर। अब एक बात बताओ, अगर कोई गिफ्ट दिया जा रहा है स्टूडेंट, तो गिफ्ट के केस पे वो कितना टैक्सेबल रहता है, कितना एग्जाम रहता है, जल्दी से बताओ मुझे। गिफ्ट के केस में हमने क्या पढ़ा था, कितने अमाउंट तक जो है वो उसको एग्जाम रहता है मैम। गिफ्ट के केस में हमने पढ़ा था कि 5,000 रुपये तक का एग्जाम होगा, इससे ऊपर टैक्सेबल होगा। नाउ वी हैव 2 केसेस, या तो हम कर रहे 6,000 है तो 6,000 एंटायर टैक्सेबल कर दो। एक ऑल्टरनेटिव व्यू जो इनकम टैक्स ले रहा आपको भाई वो उसमें लिखेगा कि मैम 6,000 रुपये या तो पूरा टैक्स है, या इसमें से 5,000 रुपये एग्जाम पे कर दो और सिर्फ 1,000 रुपये को टैक्सेबल कर। ठीक है, जैसे मर्जी आप करना चाहते हो करो, बट येस यू हैव टू राइट इट इन द नोट्स कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें कराएगी कम्प्लीटली हम उसको टैक्सेबल करते। ठीक है, ऊपर दोनों तरीके से गिवन है, जो मर्जी कर लेना, बस नोट्स में दे देना।
उसकी कलीग्स ने भी उसको एक टीवी एलसीडी दे दिया है 50,000 रुपये का फ्रॉम देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से 50,000 रुपये का गिफ्ट दिया है। अब यहाँ पे बात समझना, एम्प्लॉयर की केस पे बोला था कि भाई आपको अगर गिफ्ट दिया जा रहा है स्टूडेंट, तो वो गिफ्ट कैसा हुआ? वो गिफ्ट जो है उसके एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया तो 5,000 रुपये की कैटेगरी है। फिर हमने बात करी थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10। आपके माइंड में भी यही आया होगा, भाई गिफ्ट मिला है तो ये सेक्शन लगेगा, यानी 50,000 से ऊपर वाला पॉइंट। रूट क्या 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में टीवी यहाँ पे इंक्लूड होता था? नहीं होता था। प्रॉपर्टी ही नहीं बांटते टीवी ओ, तो स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे टीवी नहीं आ रहा तो वो प्रोविजंस भी यहाँ पर नहीं लगेंगे। क्लियर? तो एक तरीके से ये जो टीवी वाला पॉइंट है दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। आपको लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 क्यों नहीं लग रहा। हो जाएगा पूरा क्वेश्चन करके भी कोई डाउट आता है तो पूछ लो। देन क्वेश्चन नंबर 14, श्री बाला एम्प्लॉयड इन एबीसी कंपनी लिमिटेड एज फाइनेंस मैनेजर। श्री बाला ने जो कि कंपनी में एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड में एज फाइनेंस मैनेजर, उससे आपको कुछ लिस्ट दी है परक्विजिट्स की फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। उसको डोमेस्टिक सर्वेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एज मैं इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर दूँ एग्जाम पे, ठीक है, तो नोट कर लो। डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करा है एट द रेजिडेंस ऑन बाला, सैलरी है 1500 पर मंथ, सर्वेंट वाज एंगेज्ड बाय हिम एंड द सैलरी इज रीइंबर्स्ड बैक टू सर्वेंट खुद लगाया और कंपनी उसको पैसा वापस कर रही है। एक बात बताओ स्टूडेंट, मैंने आपको बोला ना ऐसे केसेस में किसकी ऑब्लिगेशन है? पे द अमाउंट एम्प्लॉय की, तो ये रहेगा टैक्सेबल परचेज 1500 पर मंथ। कितना आ गया? 1500 रुपये पर बस 18,000। नेक्स्ट केस वो पूछ रहा है कि मान लो कंपनी ने अगर से एम्प्लॉय का कुछ कंपनी से कॉम्प्लिकेंस भी कंपनी की जिम्मेदारी हमें नहीं जाता एम्प्लॉय की सर्वेंट रखते नो माइट भी हम ना रखते, तो इन दैट केस ये हो जाता है एग्जाम ये। बट यहाँ पर अब बात आती है स्टूडेंट्स की ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में होता है। नाउ वी हैव टू चेक कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या फिर ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब यहाँ लेकर लेट्स सी, if the company had employed the domestic servant and the facility of such servant is given to the employee, then the perk is taxable only in the case of specified employees. आप लिख दोगे कि अगर कंपनी employs सर्टिफिकेट इसलिए मुझे दिया स्पेसिफाई और स्पेसिफाई ना स्टेट हुई सैलरी का पर्टिकुलर पार्ट बनना है कि हम स्पेसिफाई नॉन स्पेसिफाई निकाल सकें, तो लिख दो भाई अगर ये स्पेसिफाई एम्प्लॉय है तो इन दैट केस that will be taxable. So the value of the taxable perk in such a case would also 18,000 rupees. Okay, चलो डन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फ्री एजुकेशन was provided to his 2 children आरती एंड अशोक इन स्कूल मेंटेन एंड ओन बाय द कंपनी। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी गई है उसके 2 बच्चों को, आरती और अशोक को। किसका स्कूल है? एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल, एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है। कॉस्ट है ऑफ सच एजुकेशन जो प्रोवाइड करें 900 पर मंथ एंड अशोक की 1200 पर मंथ। कुछ भी अमाउंट रिकवर नहीं करा कंपनी ने 12 से। एजुकेशन के केस में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, जहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का खुद का, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ हम कैसे निकालते हैं कि उसकी कितनी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट है? हम ये देखते हैं कि जो द वैल्यू ऑफ पर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशन फैसिलिटी शेड बी डिटरमाइंड, उसी के जैसा एक और इंस्टीट्यूशन देखो और वहाँ पर देख लो जो भी नियर बाय लोकेलिटी में कि वहाँ की फीस कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ गई, लेकिन साथ के साथ वी हैव टू चेक इट आउट। देखिए एक तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि भीतर तो सबसे मैंने चला बेसिकली हमें ये देखना है कि बेसिक कॉस्ट कितनी है। 1000 रुपये पर मंथ तक की कॉस्ट है, तो वो एग्जाम रहेगी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का खुद का है यानी एम्प्लॉयर का है। या फिर हमने क्या पढ़ा था ऑन किसके केस में एग्जाम रहती है, अगर इंस्टीट्यूशन जहाँ पर एम्प्लॉयर के टाइप्स है। क्या यहाँ पर 1000 रुपये महीने की फीस थी या फिर ज़्यादा थी? नहीं। आरती के केस में इट इज़ 900 पर मंथ, मीन्स ये तो एग्जाम रहेगा। बट स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ अशोक वो कितना था? 1000 रुपये से ज़्यादा यानी 1200 रुपये महीना, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। 1200 मल्टीप्लाई बाय 12 40,400। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव व्यू ये बनता है कि भाई 1200 रुपये है ना, तो 1000 तक का एग्जाप्ट कर दो, 200 रुपये टैक्सेबल कर दो, इंटू 12 2400 विल बी टैक्सेबल। बुक्स में या स्टडी मटीरियल में या सजेस्टेड आंसर में क्या गिवन है, एक आंसर लिख दो, दूसरी उन रोड्स में ऑल्टरनेटिव व्यू मिले।
ठीक है, तो हमें दोनों लिख देती भी कहीं से भी एग्जामिनर हमारे मार्क्स डेटा ना कर सके। Employer has provided movable assets such as TV, refrigerator and air conditioner at the residence of one. Employer ने क्या करा है, कुछ मूवेबल असेट्स दी थी मैंने, यानी ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स का केस है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, मैंने क्या पढ़ाया था, अगर मूवेबल असेट्स ट्रांसफर हो रही है तो कितना अमाउंट रहता है टैक्सेबल अमाउंट, जल्दी से बोलो कितना अमाउंट था, आइए देखते हैं। टैक्सेबल अमाउंट रहता है इन दैट केस WDV माइनस कंसिडरेशन, यही था पक्का। अब देखते हैं WDV कितनी आएगी। टीवी, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के केस में कितना स्टूडेंट्स हम डेप्रिसिएशन लेते थे, बताइए मुझे, कितना डेप्रिसिएशन लिया जाता है किसके केस में, अगर टीवी, रेफ्रिजरेटर या फिर AC वाला है, मतलब मैम तो एनी अदर एसेट वाली कैटेगरी हो गई है, यानी 10% ऑन SLM मेथड, 10% ऑन SLM मेथड। देखिए आप इसको लेंस। अब स्टूडेंट कॉस्ट आ रही है 1,10,000 रुपये की, यहाँ पर हमें लगाना है 10% का SLM। अब देखो तो ये आ गया हमारे पास, उसने कुछ ही गिवन किया कि भाई कब उसने खरीद के उसको दिया, कुछ नहीं ना, तो मान लो फर्स्ट ईयर है, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ गया स्टूडेंट इसका, दैट इज 11,000 रुपीज। समझ आ गया, तो हमारे पास कितनी कॉस्ट जो है उसके लिए देखो लिखिएगा, उसका ना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज रहता है, दैट इज WDV माइनस कंसिडरेशन। क्या WDV कितनी आ गई, 11,000 रुपये, क्या कुछ कंसिडरेशन लिया उससे, नहीं, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज कितना आ गया, 11,000। समझ आ गया सबको, कहीं कोई डाउट है, पक्का से, चलो ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 5। टेलीफोन प्रोवाइड किया गया है रेजिडेंस एट द रेजिडेंस ऑफ श्री बाला एंड बिल एग्रीगेटिंग टू 25,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर। टेलीफोन प्रोवाइड करा और बिल मिला 25,000 रुपये का, जो कि कंप्लीट बिल जो है एम्प्लॉयर ने उसको पे कर दिया। अब एक बात बताओ, ऐसी केसेस में जहाँ पर टेलीफोन प्रोवाइड किया जाता है, क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, जल्दी से बताइए। अगर टेलीफोन प्रोवाइड किया 25,000 रुपये का बिल सामने देकर, हमने ये माना था क्लास में भी कि ये मान लो वो सारा दिन जो है कंपनी से ही बात करता रहता है, तो जितना भी बिल उसने प्रोवाइड करा है दैट विल बी टैक्स फ्री परचेज, बट टेलीफोन प्रोवाइड करा गया है, ठीक है, ये नहीं है कि बाद में बिल रीइंबर्स हो रही है, बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 6, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन इसी से बनता है, अदरवाइज तो पहले से भी नहीं था। हाउसिंग लोन एट द रेट 6% पर एनम, उसने दिया कंपनी से। अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2023 को 6 लाख रुपए का। श्री बाला ने पे करना है 12,000 रुपये महीना हर 5 तारीख। आइए स्टूडेंट्स निकालते हैं कि उसके लिए कितना अमाउंट जो है वो टैक्सेबल करने का। पहली बात, उसने कितने का अमाउंट लिया था, 6 लाख। अच्छा हाँ, एक बात और, हम कितने हम क्या मानते हैं कि उसके लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल है, हम ही देख लेते हैं कि मान लो अगर नहीं आता अमाउंट SBI से लिया होता तो क्या रेट था, 10%। कंपनी इतना दे रही है, 6% तो कंपनी उससे ले रही है, यानी बैलेंस 4% का उसको बेनिफिट मिला, तो उसके लिए टैक्सेबल करिए। अब देखते हैं 4% पर कितना है। SBI का रेट 10%, गिवन ए क्वेश्चन में दैट इज 4%। अब स्टूडेंट उसके पास 1 अप्रैल को जो है कितना अमाउंट बैलेंस था, 6 लाख। जब 5 तारीख आई उसने 12,000 रुपये पे कर दी, यानी अगर मैं लास्ट डेट ऑफ मंथ पे देखूँ 30 अप्रैल पे देखूँ तो 6 लाख माइनस 12,000 5,88,000। क्वेश्चन निकालने का तरीका, पहले तो आप ये सब मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस लिख लोगे। आइए देखते हैं कैसे। देखो स्टूडेंट, हमें ये पता है इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर भी पाओगे और गलती भी नहीं होगी। इंटरेस्ट को ना बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले तो फटाफट ये लिख लो कि अप्रैल 30 अप्रैल को उसका बैलेंस था 5,88,000। उसके बाद लास्ट डे ऑफ मई को, लास्ट डे ऑफ जून को, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से करते करते हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है निकाल देंगे। ठीक है, चलो पूरा देखें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे पास टोटल आ जाएगा पूरे साल का। और 6 लाख रुपये से 12,000 है 5,88,000। कैलकुलेटर हाथ में नंबर इसको लिखते रहो, 5,88,000 माइनस 12,000, 5,76,000, 5,76,000 माइनस 12,000, 5,64,000।
अगेन 12,000 माइनस करो, 5,52,000. अगेन 5,40,000. सितंबर में कितना रह गया? 5,28,000. अक्टूबर 5,16,000 रुपये. नवंबर 5,04,000. दिसंबर 4,92,000. Then January 4,80,000. February 4,68,000. मार्च 4,56,000. अब आप सोचेंगे मैम आप कैलकुलेटर में बटन दबा रहे हो और इस इक्वल्स टू आना है. अगर आपने एक बार कर दिया 6 लाख माइनस 12,000 याद है, फिर आपको कुछ नहीं करना. अगर आप खाली इज इक्वल्स टू कल भी साइन दबाते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली 12,000 वो माइनस होते हैं. ठीक है, करके भी देख लो इसको कि इस तरीके से करेंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमें देखना है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितने रेट पे देखना है हम कि हर महीने 4% जो है उसको फायदा हो रहा है. इतना है 5,88,000 मल्टीप्लाई बाय 4%. अब बात आती है ये जो 4% का उसको फायदा हुआ, देखो 5,88,000 ध्यान से देखो. इंटरेस्ट कितना उसको बेनिफिट हुआ है? 5,88,000 मल्टीप्लाई बाय 4% का बेनिफिट है क्योंकि कंपनी उसको 4% कम पे देगी. चाहिए 588 पूरे साल के लिए? नहीं. कितने चाहिए? 12 महीनों से डिवाइड करो क्योंकि एक महीने के लिए सिर्फ अप्रैल का हम यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, तो निकालो स्टूडेंट्स. ये आ गया 1960. अगेन 5,76,000 का 4% कितना आ गया? 23,040 रुपीज़. 23,040 रुपीज़ को डिवाइड तो 12 महीने से, क्योंकि हमें सिर्फ मई का एक महीने का देखना है 1920. ठीक है, इस तरीके से जब हम सबको करेंगे 564, 552 मल्टीप्लाई बाय 4% डिवाइड बाय 12, कंप्लीट करते करते चेक करो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20,800. ठीक है, फिर जितने भी पास निकाले थे 18, 14, 400 मतलब जो अलग अलग में 6 तरीके के पर्क्स निकाले हैं उसको टोटल करके दिखा देंगे. 10 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 15, एबी कंपनी लिमिटेड ने अलॉट करे 1,000 स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ शेयर टू श्रीचंद इन जून 2023. एबी कंपनी लिमिटेड ने अपने 1,000 शेयर जो है श्रीचंद को एम्प्लॉय को इशू कर दी है. शेयर्स अलॉट हुए हैं 200 पर शेयर्स पे, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू थी 300 रुपीज. ठीक है, एट द रेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन 300 रुपये की एफएमवी थी, लेकिन शेयर्स अलॉट करे एम्प्लॉय को 200 रुपये पर शेयर. एफएमवी को हमने जो प्रिस्क्राइब मेथड है उन्हीं के अकॉर्डिंग कंप्यूट करा है. आपको बता रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिमांडिंग. कितनी है स्टूडेंट्स, आप बात समझ आनी है. 1,000 स्वेट इक्विटी शेयर 300 रुपये के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू थी, उससे 200 के हिसाब से ले लिए तो वैल्यू ऑफ पर बच गई 1 लाख रुपये. इस तरह बच गई. इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ दो शेयर बाय श्रीचंद, जब श्रीचंद आगे उनको एम्प्लॉय किसी को सेल करेगा तो कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? देखो स्टूडेंट, उसको 2 लाख के शेयर में लेते, लेकिन एक तरीके से कंपनी ने उससे 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स ने उससे जो है टैक्स ले लिया, उसके लिए अगेन वैल्यू बन जाती है 3 लाख. तो जब वो सब्सिक्वेंट सेल करेगा सर्टिफिकेट शेयर्स की तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख ही रहेगा. हम इससे क्या फायदा? जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो फर्दर वो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाकर उसको सेल कर रहे हैं 5 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख, तो सिर्फ 2 लाख पे उसका कैपिटल गेन बनता है. यानी जितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा उतना ही बेनिफिट भी ज़्यादा. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 पर. मिस्टर गोयल रिसीव्स द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट्स, यानी उसको फॉलोइंग बेनिफिट्स मिले हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. बेसिक पे डीइंग है, कमीशन है, एंटरटेनमेंट अलम से मेडिकल एक्सपेंस फी बस हुआ और प्रोफेशनल टैक्स पे करा 2,000 रुपये एम्प्लॉय ने पे करा. मिस्टर गोयल जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 5,000 रुपये एफपीएफ के लिए और कोई इनकम नहीं है. ध्यान रखना, अगर मिस्टर गोयल एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या पेपर में गिवन होगा कि न्यू रिजाइन में या ओल्ड रिजाइन में, यानी उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन रखा तो न्यू, डिफॉल्ट नहीं रखा तो ओल्ड. बट स्टिल मैंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दे दिया. एक बार करके दीजिए ना, डाउट आए तो पूछ लेना, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें. करवाने बाद एक बार से करके देते हो, डाउट आए तो डेफिनेटली कैन आस्क हिम. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18. ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है,
इसमें ना ये ग्रेडिंग सिस्टम गिवन है। अब इसको अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इस पर्टिकुलर ग्रेडिंग सिस्टम वाले क्वेश्चन को करके देखेंगे, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए करते हैं। क्या चलो स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन थिंग। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, मैं ही करवा रही हूँ, होमवर्क नहीं है, लेकिन इसको मैं आपको इवनिंग में ये क्लास में आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो क्लास आपके पास यूट्यूब पे आएगी, दैट वाज ऑफ क्वेश्चन, दैट विल बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपके पास सॉल्व कराऊंगी। एज ये जो ग्रेडिंग वाला पार्ट है ना, इसकी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन या ये जो ग्रेडिंग वाला पार्ट है, ये आपको सैलरी के क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में मिल गया। ठीक है, तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट क्लास आई थी इवनिंग में, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। और उससे पहले अभी तक का जितना भी क्वेश्चन को रिवाइज करो और प्लीज साथ साथ कर लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा इस 30 डेज चैलेंज का। ठीक है, क्लास कैसी लगी है मुझे बताना जरूर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।